हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज जो मैं अपना नया जो स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक वो सेक्शन 65 के ऊपर है। और जो सेक्शन 65 है वो बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की कि कब कब सेकेंडरी एविडेंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर बता रखा है कि जो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो किसी भी एग्जिस्टेंस के बारे में, कंडीशन के बारे में या कंटेंट के बारे में किसी डॉक्यूमेंट की वो दिए जाते हैं और वो फॉलोइंग केसेस में दिए जाएंगे सेकेंडरी एविडेंस। ये सेक्शन 65 में। और इसके अंदर जो कंडीशन बता रखी है वो सबसे पहले है कि अगर कोई ओरिजिनल है वो शोन या अपेयर होता है कि वो पोजीशन में या पावर में है उस पर्सन के जिसके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है। अगर उस पर्सन के पोजीशन में है वो डॉक्यूमेंट तब उस केस में, या फिर अगर वो आउट ऑफ रीच है, उस पर्सन की रीच के बाहर है अगर वो डॉक्यूमेंट, या अगर वो प्रोसेस ऑफ कोर्ट के अंदर नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं है वो प्रोसेस जो भी कोर्ट है उसके, और या फिर अगर वो लीगली वो बाउंड है वो पर्सन की वो उसको प्रोड्यूस करे, या फिर जो भी नोटिस जो है जो सेक्शन 66 में है उस नोटिस को देने के बाद में भी अगर वो पर्सन प्रोड्यूस नहीं करता उसको, तो उस केस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा उस जो भी डॉक्यूमेंट है उसका। और उसके अंदर कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है उसके कंटेंट के बारे में उस डॉक्यूमेंट के, वो एडमिसिबल है। मतलब कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है अगर वो जो डॉक्यूमेंट जो है जो ओरिजिनल है वो अगर या तो शोन है या वो अपेयर है कि वो पोजीशन में या पावर में उस पर्सन के है, या तो जिसके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना है उसकी पोजीशन में है, या फिर वो कोर्ट की मतलब रीच के बाहर है। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो या तो रीच के बाहर है या वो सब्जेक्ट नहीं है कोर्ट के प्रोसेस का, मतलब कोर्ट के एक तरीके से वो कोर्ट के प्रोसेस के अंदर वो लागू नहीं होता, उसमें एप्लीकेबल नहीं है, कोर्ट के प्रोसेस में नहीं आ रहा वो डॉक्यूमेंट, या वो पर्सन जो है वो लीगली बाउंड है कि वो उसको प्रोड्यूस करे तब उस केस में, या फिर अगर कोई भी नोटिस जो सेक्शन 66 में दे रखा है उस नोटिस के बाद में भी अगर वो पर्सन उसे प्रोड्यूस नहीं करता तो उस केस में कोई भी सेकेंडरी एविडेंस उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में दिया जा सकता है और उसे एडमिसेबल ही माना जाएगा। मतलब बेसिकली ऐसा कोई भी जो दस्तावेज है उसकी जो अस्तित्व है, उसकी जो दशा है या जो उसके अंतर्वस्तु है उसका द्वितीय साक्ष्य और निम्नलिखित जो अवस्था है उनमें दिया जा सकेगा। एक तो जबकि ये दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति या अधीन में है और जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर या ऐसी आदेशिका के अध्ययन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए वेद रूप से आबद्ध है, और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता तो उस केस में ये जो उसके ए पॉइंट है उसके अंदर बता रखा है। और फिर उसके बाद में जो सी है उसमें दे रखा है कि अगर जो ओरिजिनल है वो क्या है, वो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, तो उस केस में मतलब जो भी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या वो एक तरीके से वो लॉस हो जाता है, गुम जाता है, या जो पार्टी जो उसका एविडेंस दे रही है उसके जो भी कंटेंट है उसका वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है रीजनेबल टाइम में, और वो उसके खुद के डिफ़ॉल्ट या नेगलेक्ट के अलावा अगर किसी दूसरे रीज़न की वजह से अगर वो पार्टी जो एविडेंस दे रही है उसके कंटेंट का वो उसे रीजनेबल टाइम में वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उस केस में कोई भी सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में दिया जा सकता है, वो एडमिसेबल होगा। ये सी में है। मतलब ऐसा कोई भी ओरिजिनल है जो या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या वो गुम गया है, लॉस हो गया है, या जो पार्टी जो उसको एविडेंस जो उसके कंटेंट की जो पार्टी दे रही है, जो ऑफर कर रही है एविडेंस देने के लिए, वो उसे रीजनेबल टाइम में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और उसमें उसका खुद का कोई भी डिफ़ॉल्ट या नेगलेक्ट नहीं है, किसी रीजन की वजह से अगर वो पार्टी उसे रीजनेबल टाइम में प्रोड्यूस नहीं कर रही है पा रही है तो उस केस में उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट का। ये जो सी है उसके अंदर दे रखा है बेसिकली, जबकि मूल नष्ट हो गया या खो गया अथवा उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यक्तिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्त समय में पेश नहीं कर सकता, तो उस केस में जो सेकेंडरी एविडेंस है वो दिया जा सकता है। फिर उसके बाद में जो डी है उसके अंदर ये दे रखा है जो ओरिजिनल है वो ऐसा नेचर का है कि उसको ईजिली मूव नहीं कर सकते, वो मूवेबल नहीं है, मतलब एक जगह से उसको दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता एक तरीके से, ऐसा है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब वो फिक्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह हिलाया नहीं जा सकता, वो मूवेबल नहीं किया जा सकता उसको, तो उस केस में कोई भी उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का, वो एडमिसेबल होगा। मतलब कि जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी जो उसका सेकेंडरी एविडेंस है
वो दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट का। ये डी के अंदर बता रखा है। फिर उसके बाद में बी के अंदर है कि जो ओरिजिनल है उसे प्रूव हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग। ऐसा कोई ओरिजिनल है जिसे राइटिंग के थ्रू एडमिट किया जाएगा उसको प्रूव करने के लिए, तो वो या तो वो पर्सन करता है जिसके अगेंस्ट भी उसको प्रूव किया गया है, या उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट वो करते हैं। मतलब कोई भी ओरिजिनल ऐसा है और उसे हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग, उसे राइटिंग में एडमिट किया जाएगा अगर कोई ओरिजिनल ऐसा है और वो पर्सन करता है उसको राइटिंग में एडमिट जिसके अगेंस्ट वो प्रूव हुआ है, या जो भी उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है उनके मतलब वो भी उसको एडमिट कर सकते हैं राइटिंग में उस ओरिजिनल को, और वो वैसे प्रूव हो जाएगा ओरिजिनल जो है वो। तो उस केस में जो रिटन एडमिशन है वो यहाँ पर एडमिसेबल होगा, उसको माना जाएगा सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर। मतलब जो रिटन एडमिशन है उसे यहाँ पर एडमिसेबल माना जाएगा अगर कोई भी ऐसा ओरिजिनल होता है और उससे प्रूव किया जाता है और वो राइटिंग के थ्रू उसको एडमिट करके प्रूव करते हैं। तो उस केस में जो भी पर्सन जिसके अगेंस्ट उसको प्रूव किया जा रहा है वो उसे अगर राइटिंग में एडमिट करता है या उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो उस केस में जो रिटन एडमिशन है वो एडमिसेबल होगा। ये बी के अंदर बता रखा है। मतलब जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है, तो उस केस में ये बात बता रखी है बी के अंदर कि मतलब ऐसा कोई ओरिजिनल है और उसे प्रूव किया जाएगा, हैव बीन प्रूव्ड, कि उसको जो है एक तरीके से प्रूव किया जाएगा और वो राइटिंग के तौर पर कर सकते हैं उसको, टू बी एडमिटेड इन राइटिंग, उसे राइटिंग के तौर पर एडमिट किया जाएगा और वो पर्सन करता है जिसके अगेंस्ट उसको प्रूव किया गया है या कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो करता है, तो उस केस में ये बी के अंदर बता रखा है। तो उस केस में जो रिटन एडमिशन है उसे यहाँ पर एडमिसेबल माना जाएगा, उस पर्सन की जो भी उसने रिटन में जो एडमिशन दी है उसे यहाँ पर माना जाएगा। ये बात बता रखी बी के अंदर। फिर ओरिजिनल जो है अगर वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है 74 के अंदर, तो उस केस में जो सर्टिफाइड कॉपी है उस डॉक्यूमेंट की उसे यहाँ पर सेक्शन 65 में उसे माना जाएगा और उसे एडमिट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो मैं अपने आगे की जो भी वीडियोस है उनमें डिस्कस करूंगी सेक्शन 74 को, उसके अंदर बता रखा है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वो अगर होते हैं ओरिजिनल जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होगी उस डॉक्यूमेंट की वो यहाँ पर मानी जाएगी। जबकि धारा 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है वो, तो उस केस में। और फिर उसके बाद में एफ में ये बता रखा है कि अगर ओरिजिनल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो परमिटेड है या तो इस एक्ट में या किसी दूसरे लॉ में जो इंडिया के अंदर है, कि उसे एविडेंस के तौर पर दिया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई ओरिजिनल है और वो एक क्या है, वो एक सर्टिफाइड कॉपी के तौर पर है वो ओरिजिनल, एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी जो सर्टिफाइड जो कॉपी है वो परमिटेड है या तो इस एक्ट में परमिटेड है उस ओरिजिनल की या किसी दूसरे लॉ में, तो उस केस में जो सर्टिफाइड कॉपी उस डॉक्यूमेंट की उसे भी यहाँ एडमिसिबल माना जाएगा। मतलब ओरिजिनल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट की क्या होती है सर्टिफाइड कॉपी भी परमिटेड है, वो या तो इस एक्ट में है या किसी दूसरे लॉ में है इंडिया के अंदर, कि उसे एविडेंस के तौर पर दिया जा सकता है, तो उस केस में जो सर्टिफाइड कॉपी है उस डॉक्यूमेंट की उसे भी यहाँ पर माना जाएगा एडमिसेबल। जब मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रयुक्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है, तो उस केस के अंदर। फिर उसके बाद में जो ओरिजिनल है वो अगर बहुत सारे न्यूमरस अकाउंट्स के बारे में बताते हैं या अदर कोई डॉक्यूमेंट है और वो क्या है वो कन्वीनियंटली कोर्ट में एग्जामिन नहीं हो सकते, और जो भी फैक्ट है जो प्रूव होता है वो जनरल रिजल्ट है उस पूरी कलेक्शन का। मतलब ऐसा कोई ओरिजिनल है और उसके अंदर बहुत सारे उनके अकाउंट्स हैं, उनके न्यूमरस अकाउंट्स से वो अगर बना गया है, वो कंसिस्ट है, या कोई ऐसे कोई दूसरे कोई डॉक्यूमेंट है और जिन्हें कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता, और जो भी फैक्ट जो प्रूव होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरल रिजल्ट होते हैं उस पूरी कलेक्शन का, वो जनरल रिजल्ट है जो भी फैक्ट जो प्रूव होंगे वो। मतलब बेसिकली इसके अंदर यही बात बता रखी है जी में कि जो भी ओरिजिनल है वो बहुत सारे मतलब अकाउंट्स से मिलकर बना है, बहुत सारे उसमें अकाउंट्स है, अदर कोई डॉक्यूमेंट्स भी है और उन्हें कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो उस केस में जो भी एविडेंस है वो जनरल रिजल्ट का दिया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो उसका जनरल रिजल्ट का दिया जाएगा उन डॉक्यूमेंट के, और वो पर्सन देगा जिसने उन्हें एग्जामिन किया है और जो स्किल्ड है उस एग्जामिनेशन में उस डॉक्यूमेंट के। वो जो भी एविडेंस देता है जो पर्सन, उस पर्सन का एविडेंस यहाँ पर माना जाएगा और उसे ही सेक्शन 65 में यहाँ एडमिसिबल किया जाएगा। मतलब ऐसे कोई ओरिजिनल है और वो बहुत सारे अकाउंट से मिलकर बने हैं, न्यूमरस उनमें अकाउंट्स है या अदर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है और उनको क्या सही से कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता, कन्वीनियंटली उनको कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता, और जो भी फैक्ट प्रूव्ड है वो जनरल रिजल्ट है उन सारी कलेक्शन का,
और जो भी फैक्ट जो प्रूव होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरल रिजल्ट होते हैं उन पूरी कलेक्शन का। तो उस केस में एविडेंस दिया जाएगा जनरल रिजल्ट का, उन डॉक्यूमेंट्स का, और वो पर्सन देता है जिसने भी उन्हें एग्जामिन किया है और जो स्किल्ड है उस एग्जामिनेशन में। वो पर्सन अगर ये चीज़ देता है, उनका जनरल रिजल्ट बताता है उन डॉक्यूमेंट्स का, तो उसका जो भी एविडेंस है वो यहाँ पर एडमिसेबल ही माना जाएगा। और ये जो है वो जी के अंदर बता रखा है, मतलब कि जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिसको न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। तो उस केस में अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।